आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 का विषय विज्ञान में केमिस्ट्री का पहला लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2 भाग। पार्ट 1 हम पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए थे। इस वीडियो में हमें आप जो है इस लेसन का पार्ट 2 भाग पढ़ना है। पिछले लेसन में हमने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है या रासायनिक समीकरण क्या है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार भी आपको बताए गए थे। अब जो प्रकार है देखिए इतने प्रकार के हैं, जिसमें से आपको बताया गया था पहला अभिक्रिया बताई गई थी कि संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया क्या है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया क्या है। इसको पहले हम देख लेते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। हमने बताया था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के कोई नया पदार्थ बनाता है तो वही आपका संयोजन या योगात्मक कहलाता है। इसके एग्जाम्पल में हमने आपको बताया था, जैसे मान लिया H2 है, O2 है, तो ये जब दोनों मिलेंगे तो आपका बनाता है जल। ये अभिक्रिया जो हुआ योगात्मक हुआ। और इसमें हमने बताया था कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के कोई एकल पदार्थ, देखिए एक पदार्थ बनाता है तो आपका योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, योग हो रहा, संयोग हो रहा। ये इतना तक आपको बताया गया था। आज हमें पढ़ना है यहाँ से वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। देखिए वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के वियोजन मतलब होता है टूटना, अपघटन का मतलब भी होता है टूटना। तो यहाँ देखते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है। ध्यान से देखेंगे इसका वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इसमें यह है जब या वह रासायनिक अभिक्रिया, जब वह रासायनिक अभिक्रिया जो किसी बाह्य माध्यम या कारक द्वारा दो या दो से अधिक भागों में वियोजित हो जाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ये ध्यान दें, इसके पहले जो आपको बताया गया था उसमें क्या हो रहा था, संयोजन या योगात्मक में ये हो रहा था कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके कोई एकल पदार्थ बना रहे थे, अर्थात उसमें जुड़ रहे थे। लेकिन वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या वह रासायनिक अभिक्रिया जो किसी माध्यम या कारक द्वारा दो या दो से अधिक भागों में वियोजित हो जाता, टूट जाता है, तो उसे वियोजन या अपघटन कहते हैं। देखिए इसके पहले हमने पढ़ा तो उसमें जुड़ रहा था, इसमें आप क्या कर रहे हैं, टूट रहा है। कभी कभी अभिक्रिया पहचान भी देता है, तो यहाँ पे देखेंगे अभिक्रिया जुड़ रहा, एकल उत्पाद बना रहा है। वियोजन में क्या हो रहा, अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया जाएगा कि इसमें जो है ये टूटते हैं। अब देखिए ये टूट जा रहे हैं। अब ऐसी अभिक्रिया जो है अगर देखा जाए तो ऊष्मा, प्रकाश व वैद्युत अपघट या ताप पर निर्भर करता है। इन सभी चीजों पर ये निर्भर करते हैं। तो अब ऐसी अभिक्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका पहला है ऊष्मीय अपघटन। वियोजन क्रिया को 3 भागों में बांटा गया। पहला है आपका ऊष्मीय अपघटन।
देखिए उष्मीय अपघटन या आप वियोजन भी कह सकते हैं। वियोजन मतलब वियोता बटना, अपघटन मतलब वियोता बटना। ध्यान दें, अब इसको 3 भाग में बांटा गया। पहला आपका उष्मीय अपघटन। अब उष्मीय अपघटन क्या है? ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जो उष्मा के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक भागों में अगर टूट जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उष्मीय अपघटन कहते हैं। जैसे देखिए CaCO3 एरो बनेगा आपका CaO प्लस CO2, लेकिन ये जो प्रक्रिया हो रही है उष्मीय अपघटन अर्थात उष्मा का प्रभाव। देखिए ये तो आप जानते होंगे, इसका सूत्र, ये किस चीज का सूत्र है? कैल्शियम कार्बोनेट का, अर्थात चूना का पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा के प्रभाव में हम गर्म करते हैं तो देखिए 2 भागों में टूट रहा, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। देखिए ये एकल पदार्थ था, उष्मा के प्रभाव से क्या हो गया? 2 या 2 से अधिक भागों में टूट गया। यहाँ पे आपको बताया गया है ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो किसी बाह्य माध्यम, तो ये जो उष्मा का प्रभाव ये बाहरी माध्यम है और किसमें 2 या 2 से अधिक भागों में, देखिए 2 भागों में डिवाइड हो गया। जबकि इसके पहले आप पढ़े थे कि वो जुड़ रहा था और यह क्या हो रहा? टूट रहा है, अर्थात यह एक प्रकार का वियोजन अपक्रिया है। अब देखिए, तो अगर आपसे एग्जाम्पल में पूछा जाए कि वियोजन अपक्रिया क्या है, तो वियोजन अपक्रिया का एग्जाम्पल ये है। उष्मीय अपघटन का पूछा जाए तो भी आप लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये आपका हो गया उष्मीय अपघटन, अर्थात ऐसा अपक्रिया या वह रासायनिक अपक्रिया जो उष्मा के अपघटन से या उष्मा के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक भागों में टूटे। तो कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा के प्रभाव में देखिए 2 या 2 से अधिक भागों में क्या किया? डिवाइड कर दिया गया। अब इसी का एक और है प्रकाशीय अपघटन, एक होता है प्रकाशीय अपघटन या प्रकाश अपघटन। अब देखिए ऐसी अपक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में अपघटित होती हैं। कुछ ऐसी भी अपक्रियाएं हैं जो सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाती हैं और अपघटित होकर के 2 या 2 से अधिक भागों में डिवाइड होती है, तो उसे हम प्रकाश अपघटन अपक्रिया या प्रकाशीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे इसका नाम आप तो जानते होंगे AgCl। अब AgCl क्या है? सिल्वर क्लोराइड है। अब इस सिल्वर क्लोराइड को देखिए जब प्रकाश, यानी आप लिख सकते हैं सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। जैसे बनता है Ag प्लस Cl। अब देखिए ये AgCl हो गया। अब यहाँ पे आपका क्लोरीन अणु के रूप में रहेगा, जबकि यहाँ पे क्लोरीन अकेला है, तो यहाँ 2 लगाएंगे तो सिल्वर 2 हो जाएगा, यहाँ 2 लगाएंगे सिल्वर की मात्रा बराबर हो गई, क्लोरीन की मात्रा बराबर हो गई। ये आपका हो गया। कहीं कहीं पे आप देखेंगे ये समीकरण के बगल जैसे यहाँ पे मान लीजिए लिखा है ऐसे यस और जी, तो ये जो यस है, यस का मतलब होता है सॉलिड, यस का मतलब सॉलिड। यहां देखिए जो लिखा है जी, तो जी का मतलब होता है गैस। कहीं कहीं भी आपको यल लिखा मिलेगा तो यल का मतलब होता है लिक्विड। अर्थात कभी कभी कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जैसे ठोस द्रव गैस पदार्थ होती है, तो उन पदार्थों के बीच ऐसा सिंबल दे दिया जाता है। जैसे यस माने सॉलिड, अर्थात सिल्वर क्लोराइड एक ठोस पदार्थ है। यस सॉलिड अर्थात सिल्वर ठोस पदार्थ है, जबकि यहाँ पे क्लोरीन आपको पता गैस है तो पीछे लिख दिया गया, अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि क्लोरीन एक प्रकार का क्या है? गैस है। अब देखिए एक और है आपका, अगला है विद्युत अपघटन। अगला जो है आपका है तीसरा रिएक्शन, वो आपका है विद्युत अपघटन। ऐसी रासायनिक अपक्रिया या वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें हम
विद्युत धारा को जब प्रवाहित करते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जब वह दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड होता है तो उसे हम विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है आपका जल, जल में जब हम विद्युत अपघटन कराते हैं तो जल दो भाग में टूट जाता है, जैसे आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ लगाएंगे तब होगा। अब हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई, 2 2 4, तो यहाँ लगाइए 2 2 4 हो गया, यानी 2 2 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब आपको देखना यहाँ है जो वियोजन अपक्रिया थी, वियोजन का मतलब टूट जाना होता है, और इसको 3 ऐसी जो वियोजन की अपक्रियाएं होती है 3 प्रकार की होती है। एक ऊष्मीय अपघटन जिसका एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट का है, दूसरा है प्रकाश अपघटन जिसका एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड का है, तीसरा विद्युत अपघटन जिसका एग्जाम्पल जल का है। अब देखिए ये तीनों एग्जाम्पल आपके वियोजन अपक्रिया के हैं। कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान देंगे परीक्षा में पूछा जाता है वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए, या वियोजन अपक्रिया को परिभाषित कीजिए तथा एक उदाहरण दीजिए। या कभी कभी ऐसा आता है कि वियोजन अपक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, तो उसमें देखना रहता है कि उसका परिभाषा भी देना है, उदाहरण भी देना है। तो परिभाषा मान लीजिए आपको याद है, लिख लेंगे, लेकिन एग्जाम्पल में वियोजन अपक्रिया के एग्जाम्पल में इन तीनों में से कोई भी एग्जाम्पल अगर आप दे देते हैं तो आपका वह सही माना जाएगा, क्योंकि यह भी वियोजन का एग्जाम्पल है, यह भी है। लेकिन ध्यान रहे अगर आपसे ये पूछे परीक्षा में ऊष्मीय अपघटन क्या है, उदाहरण सही समझाइए, तो ऊष्मीय अपघटन के लिए परिभाषा आप देंगे कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो ऊष्मा के प्रभाव से अपघटित हो या वियोजित हो तो ऊष्मीय अपघटन कहलाता है, और उसके लिए केवल यही एग्जाम्पल देंगे। अगर ऊष्मीय अपघटन में ये लिखते तो आपका गलत माना जाएगा। ऐसे प्रकाश अपघटन क्या है, उदाहरण सही समझाइए, तो आप इसमें लिखेंगे ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो आपका सूर्य के प्रकाश द्वारा अपघटित हो तो आपका प्रकाशीय अपघटन कहलाएगा। लेकिन उसमें आपको ये एग्जाम्पल देना है। अगर विद्युत अपघटन का पूछ रहा है तो उसमें आपको ये एग्जाम्पल देना है, ये ध्यान है। अगर खाली वियोजन अपक्रिया पूछ रहा है तो परिभाषा लिख के तीनों में से कोई एक लिखेंगे, सही माना जाएगा। और अगर अलग अलग पूछ रहा तो अलग अलग एग्जाम्पल देंगे। और ये याद रहे कि बता दे रहे पहले से ही इस लेसन में से, जैसे एक है आपका ये संयोजन या योगात्मक, दूसरा है आपका वियोजन या अपघटन, तीसरा विस्थापन, चौथा उष्मा क्षेपी या उष्मा शोषी, पांचवा उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी तो आपके कोर्स में है नहीं, अलग से बता रहे हैं। एक छठवां है ऑक्सीकरण और अपचयन। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जो चारों रिएक्शन है हर साल बोर्ड परीक्षा में इन चारों में से कोई ना कोई एक पूछा जाता है उदाहरण सहित। तो आप एकदम तैयार कर लेंगे, ये 4-5 रिएक्शन वो हर साल बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता 2 नंबर में। अब ये आपका हो गया वियोजन। अब हम पढ़ते विस्थापन अपक्रिया क्या है, इसको देख लेते हैं। तीसरा विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए विस्थापन डिस्प्लेस, इसका मतलब ये हुआ कि कोई 2 लोग हैं, जैसे कि मान लिया जाए एक मार करिए एक मार करिए, अब ये हटा के यहाँ चला जाए, ये हटा के यहाँ चला जाए, अर्थात स्थान जब अदला बदली हो जाती है तो ये विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। विस्थापन अपक्रिया में क्या है, ऐसी अपक्रिया, इसका भी एग्जाम देख लीजिए, वह रासायनिक अपक्रिया जो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील
अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक में से उसे विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है विस्थापन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील, मतलब कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अधिक क्रियाशील होते हैं, कुछ होते हैं जो कम क्रियाशील होते हैं। तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक में से उसे विस्थापित करता है, तो वही विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। अब विस्थापन अपक्रिया को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक आपका है एकल विस्थापन अपक्रिया, एकल विस्थापन अपक्रिया। एकल विस्थापन अपक्रिया का मतलब ये हुआ कि इसमें जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को तो विस्थापित करेगा ही करेगा, लेकिन केवल एक तत्व को विस्थापित करेगा। इसी नाते इसका नाम रखा गया है एकल विस्थापन अपक्रिया। तो अब एकल विस्थापन अपक्रिया को हम देख लेते हैं। जैसे आपका दिया गया है FeCuSO4। अब इसको पता आपको ये क्या है, आयरन है, और ये है आपका कॉपर सल्फेट। अब ये जो आयरन है ये तो आपका तत्व है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो अब चूंकि ये जो आयरन है इस कॉपर से अधिक क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, तो अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को ही हटाएगा। अब जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हो, एक बहुत मोटा तगड़ा आदमी हो, एक बहुत दुबला पतला हो, स्थान अदलना बदलना हो, तो क्या दुबला आदमी मोटे को हटा के बैठ पाएगा? नहीं ना। तो वो मोटा आदमी क्या करेगा, उसको हटा के उसके स्थान पर बैठ जाएगा। तो ऐसे अधिक क्रियाशील तत्व, ये अधिक है ये कम है, ये अधिक क्रियाशील है ये कम क्रियाशील है, तो ये आपका आयरन इस विलयन में से इसको क्या करता, हटा देता है, तो उसकी जगह अपने ले लेता है। तो देखिए अब आपका ये हो गया और उसको अपनी जगह पे कर दिया। यही अपक्रिया आपका क्या कहलाता है, विस्थापन अपक्रिया। अब देखिए ये इसको विस्थापित कर दिया तो ये विस्थापन अपक्रिया हो गया। लेकिन ये ध्यान रखिए केवल एक तत्व को ही विस्थापित किया, इस नाते यह अपक्रिया एकल विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। फिर अगला एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए Zn है, जिंक। तो अब सेम वही कंडीशन होगा, जो Zn है ये अधिक क्रियाशील है, किससे, कॉपर से। तो ये इसको जब विस्थापित करेगा तो बनेगा ZnSO4 और उसकी जगह पे इसको कर देगा। तो अब ध्यान दीजिए, तो ये आपका एग्जाम्पल किसका हो गया, विस्थापन अपक्रिया का। तो ये दोनों आपके विस्थापन अपक्रिया हो गए। लेकिन ध्यान रहे कि आयरन और जिंक केवल एक एक तत्व को ही विस्थापित कर रहे हैं। अब इसके बाद एक और है इसका दूसरा भाग, जिसको हम उभय विस्थापन अपक्रिया या द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया। अब इसका दूसरा नाम है उभय विस्थापन अपक्रिया या द्विविस्थापन अपक्रिया। इसमें ये होगा कि ये दो तत्वों को विस्थापित करेंगे, अर्थात इसमें आयनों का अदला बदला होता है। एग्जाम्पल में जैसे आप देख सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, इसमें दो तत्व के जो है आयनों का अदली बदली होगा। देखिए ये सिल्वर है तो सिल्वर क्या करेगा, इस क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा,
यानी इसका जो आयन है, आयन आपको पता होगा विद्युत आवेश युक्त परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। जैसे मान लिया गया सोडियम है, ये क्लोरीन है, तो सोडियम पे प्लस पाया गया तो सोडियम आयन हो गया, क्लोरीन पे माइनस पाया गया तो ये आपका माइनस आयन हो गया। यानी कि देखिए सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, लेकिन जिस पे प्लस पाया गया वो धनावेश, जिस पे ऋण पाया गया वो ऋणावेश। लेकिन यही जो प्लस माइनस होता है वही आयन होते हैं, आवेश होते हैं। अब देखिए इस पर प्लस है, इस पे माइनस है, तो आपको पता प्लस माइनस मिलके ही यौगिक बनाते हैं। तो ये वाला इससे मिल गया तो बन गया आपका AgCl बन गया। बचे क्या, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये आपके बना लिए NaNO3 अर्थात सोडियम नाइट्रेट। अब आप देख रहे हैं ये इसके साथ अदला बदली हुआ, ये इसके साथ हुआ, तो ये आपके नए यौगिक बनाए, अर्थात विस्थापन हो रहा है कि नहीं हो रहा, विस्थापन हो गया। अगला देखिए जैसे सोडियम सल्फेट का है बेरियम क्लोराइड के साथ Na2H, सोडियम सल्फेट का है बेरियम क्लोराइड के साथ Na2SO4 ये सोडियम सल्फेट है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड है। इसमें देखिए ये धनावेश वाला है, ये धन आयन वाला है, ये माइनस है, ये माइनस वाले हैं, तो माइनस माइनस के साथ जुड़ेगा नहीं, धन धन के साथ नहीं, तो ये प्लस वाला जाएगा इस माइनस के साथ, तो आपका बनाएगा NaCl पहले बना लेगा, प्लस बचा क्या BaSO4 अर्थात बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का रियल फार्मूला ये है, सोडियम क्लोराइड का रियल फार्मूला ये है। लेकिन देखना सोडियम यहाँ 2 है तो ये 2 आगे लगा दीजिए, क्लोरीन 2 है तो बराबर हो गया। अब देखिए ये जो पहला दूसरा एग्जाम्पल था एकल विस्थापन अपक्रिया, अर्थात एक तत्व एक ही को विस्थापित कर रहे थे। ये द्विविस्थापन या उभय विस्थापन जो क्रिया है ये क्या कर रहा है, दो दो तत्वों को विस्थापित करके अपना आयन में अदला बदली कर रहे हैं, तो ये हो गया विस्थापन अपक्रिया। और अगर पूछे परीक्षा में विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, तो विस्थापन अपक्रिया का परिभाषा लिख करके इन चारों में से कोई भी एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं तो आपका सही रहेगा। लेकिन अगर पूछ ले एकल विस्थापन अपक्रिया क्या है तो उसमें ये एग्जाम्पल देंगे। पूछ ले द्विविस्थापन अपक्रिया या उभय अपघटन या उभय विस्थापन अपक्रिया क्या है तो उसके लिए आप ये दोनों एग्जाम्पल में से कोई एक दे सकते हैं। ये आपका हो गया विस्थापन अपक्रिया। अब आप देखते हैं दिया है अगला ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या है। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया में देख लीजिए, ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी एक दूसरे के उल्टे हैं। देखिए ऊष्माक्षेपी मतलब ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा निकलता है, तो आपका ऊष्माक्षेपी कहलाता है। यानी ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा निकलता है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, आपका ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। और ऊष्माशोषी क्या है, सेम इसी का उल्टा, शोषी माने सोखना, शोषी माने होता है सोखना। जैसे कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित
होती है उष्मा शोषी कहलाती है। ध्यान रहे पहले में ये है कि उष्मा का उत्सर्जन होता है और दूसरे वाले में उष्मा का जो है अवशोषण होता है। जैसे दिया गया आपका एग्जाम्पल में, पहले में है कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्रिया करके बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उष्मा या प्लस आप उष्मा लिखेंगे। इसमें हो जाएगा आपका N2 प्लस O2 तो बनेगा NO अर्थात नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और इसमें क्या हो जाएगा, उष्मा इसमें से जो है सोखेगा तो यहाँ पे हो जाएगा उष्मा, यहाँ भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दें उष्मा छेपी उष्मा शोषी, ध्यान रहेगा एक दूसरे के उल्टे हैं। उष्मा छेपी में उष्मा बाहर निकलेगा, जैसे ये कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और उष्मा निकल गया। उष्मा शोषी में ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होता है तो उष्मा शोषी कहलाती है। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाए, इसमें ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है। देखिए जहाँ पे उष्मा निकल रहा है वहाँ प्लस उत्पाद में प्लस के द्वारा दर्शा दिया जाता है, और जहाँ पे उष्मा का अवशोषण होता है उत्पाद के पीछे उसे माइनस से प्रदर्शित कर दिया जाता है। अब देखिए बच्चा, उत्कर्मणी और अनुत्कर्मणी अपक्रिया क्या है। उत्कर्मणी और अनुत्कर्मणी अपक्रिया आप पढ़े भी होंगे, एक दूसरे के उल्टे ये भी हैं। जैसे दिया गया उत्कर्मणी अपक्रिया क्या है, उत्कर्मणी अभिक्रिया उत्कर्मणी अपक्रिया में आप ध्यान दें कि ऐसी अपक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चल के पूरी हो जाती है वो आपका ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो दोनों दिशाओं में चल के पूरी होती है वो आपका जो है उत्कर्मणी अपक्रिया कहलाती है। दोनों दिशा में चलने का मतलब जैसे मान लिया जाए आपका दिया गया है NH4Cl, ये किसका फार्मूला है, ये है आपका अमोनियम क्लोराइड अर्थात नौशादर का है। इस तरह से आपने चिन्ह देखा होगा। तो जब ये टूटेगा बनाएगा NH3+HCl। अब आप वैसे जान लीजिए, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा एक तीर, किसी किसी समीकरण में देखे होंगे एक तीर होता है, और किसी किसी में आपने देखा होगा ऐसे एक इधर से होता है एक इधर से, हाफ हाफ तीर दिखाया जाता है। तो जो उत्कर्मणी अपक्रिया है उसमें आपको ऐसा तीर देखने को मिलता है। तो ध्यान रहे जिस अपक्रिया में ये डबल एरो आपको दिखे वो समझ जाइए उत्कर्मणी अपक्रिया है। और उत्कर्मणी अपक्रिया दोनों दिशाओं में चल के पूरी होती है, आगे भी चलती पीछे भी चलती। जैसे अमोनियम क्लोराइड टूट के अमोनिया और क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया, फिर इन दोनों को जब मिलाएंगे तो फिर यही बन जाएगा। अर्थात ये अपक्रिया आपका क्या हो गया, उत्कर्मणी अपक्रिया हो गया। फिर जैसे मान लिया जाए अगला है आपका अनुत्कर्मणी क्या है। अब अनुत्कर्मणी की क्रिया ऐसी अपक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चल के पूरी हो जाती है। जैसे मान लिया कार्बन को हमने ले लिया, ऑक्सीजन को ले लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। तो जहां पे देखेंगे एक तीर ऐसा हो, ऐसा अगर हमने देख लिया एक तीर वाला, तो एक तीर का मतलब कि एक ही दिशा में चल के हमारा प्रोडक्ट पूरा हो जाता है, तो वही जो है आपका अनुत्कर्मणी अपक्रिया कहलाता है। इन दोनों में पहचान यही है उत्कर्मणी अपक्रिया और अनुत्कर्मणी अपक्रिया में कि उत्कर्मणी में ऐसा आपको एरो मिलेगा और अनुत्कर्मणी में आपको ऐसा मिलेगा। अर्थात सिंगल मिलेगा एरो आपका अनुत्कर्मणी में और डबल एरो आपका मिलेगा उत्कर्मणी अपक्रिया में। अब इसी के बाद हम अगला वीडियो आपको अगले दिन प्रोवाइड करवाएंगे पार्ट थर्ड में ये लेसन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।
तो हो सकेगा कि PDF वगैरह में इस लेसन का आपका जो है नोट्स भी जो है उपलब्ध करवा दिया जाए।